तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारतीय राजनीति में धर्म, रिलीजन, इंडियन पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे। तो रिलीजन भारतीय धर्म में प्राचीन काल से ही राजनीति पर इसका प्रभाव रहा है और भारत में धर्म एवं राजनीति एक दूसरे पर आश्रित रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट रहे हैं। तो भारत में यह परंपरा रही है कि राजा धार्मिक गुरुओं से राजधर्म का पाठ लिया करता था। आधुनिक समय में धर्म के राजनीतिकरण और राजनीति के धार्मिकीकरण से सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं का जन्म हुआ है। अब धर्म केवल सामुदायिक पहचान मात्र बनकर रह गया है। धर्म केवल सामुदायिक पहचान, कलेक्टिव आइडेंटिटी बनकर रह गया है। आज धर्म का प्रयोग राजनीतिक सत्ता को बचाने या बनाने के लिए होने लगा। तो देख सकते हैं आप कि आज धर्म का प्रयोग राजनीतिक सत्ता को बचाने या उसे बनाने के लिए होने लगा। भारत में सांप्रदायिकता का संबंध सिर्फ बहुसंख्यक के साथ नहीं बल्कि अल्पसंख्यक के साथ भी है। भारत में इसका प्रयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता ने फूट डालो और राज करो नीति के तहत किया। तभी से सांप्रदायिकता का उत्थान राष्ट्र की एकदम अखंडता के लिए खतरा बन गया। वैश्विक स्तर पर हंटिंगटन ने अपनी जो पुस्तक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन 1996 में आई थी, वह 19/11/2001 के यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा के हमले के बाद धर्म एवं राजनीति को अलग अलग मानने वाले पश्चिमी देशों भी इन दोनों के जटिल संबंधों पर पुनः विचार कर रहे हैं। तो अब एक प्रकार से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, प्लस जो 9/11 जो हमला हुआ था यूएसए पर, इसके कारण अब एक नई बहस छड़ी है कि क्या धर्म और राजनीति वास्तव में दो सेपरेट चीजें हैं या दोनों का संबंध भी है। बिपिन चंद्रा का प्रसिद्ध कथन है कि भारत में सांप्रदायिकता को भारतीय फांसीवाद भी कहा जा सकता है। भारतीय फांसीवाद भी कहा जा सकता है। बिपिन चंद्रा जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, अपनी पुस्तक कम्युनलिज्म अ प्राइमर 2008 में सांप्रदायिकता को एक विचारधारा माना है, एक आइडियोलॉजी माना है। इस सांप्रदायिक विचारधारा के तहत समाज विभिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजित होता है, जिनके अधिकार व हित एक दूसरे से टकराते हैं। बिपिन चंद्रा भी जवाहरलाल नेहरू की तरह सांप्रदायिकता को एक आधुनिक घटना, मॉडर्न इंसिडेंस मानते हैं। प्रोफेसर चंद्रा भारतीय औपनिवेशिक व्यवस्था तथा उसके कारण पैदा हुए पिछड़ेपन को भारत में सांप्रदायिकता के उदय का मुख्य कारण मानते हैं। बिपिन चंद्रा ने अपनी एक अन्य कृति कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया 1984 में सांप्रदायिकता के 3 चरण बताए हैं, जो एक के बाद एक आते हैं। सांप्रदायिकता के 3 चरण हैं जो एक के बाद एक आते हैं। पहला चरण है एक धर्म के समान लौकिक हित। एक धर्म के समान लौकिक हित, इसमें एक ही धर्म को मानने वालों के लौकिक हित यानी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक हित समान होते हैं। हितों की यही समानता सामुदायिक विचार के उदय का पहला आधार। उदाहरण के लिए हिंदुओं के समान लौकिक हित, तो हिंदुओं के समान एक प्रकार से हित, इंटरेस्ट रहे। फिर मुसलमानों के समान हित, तो एक प्रकार से सांप्रदायिकता को उदयमान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हमारे हित समान है। हमें एज अ कम्युनिटी एक्ट करना होगा। क्योंकि हमारे जो हित हैं समान है। तभी जो मुस्लिम हैं भारत में, उनके हित या कहीं भी हैं समान है, ऐसा माना जाता है। एक विचारधारा पैदा की जाती है कि हमारे जो हित हैं समान विद इन कम्युनिटी, है ना। द्वितीय चरण होता है दो धर्मों के लौकिक हितों में भिन्नता। तो एक धर्म के अनुयायियों के लौकिक या सांसारिक हित दूसरे धर्म के अनुयायियों के सांसारिक जो हित हैं उनसे अलग होते हैं। तो दूसरा चरण है, इसमें अब क्या होता है, हमारे जो हित हैं वो फॉर एग्जाम्पल हिंदुओं के हित और मुसलमानों के हित से अलग हो जाते हैं। हिंदुओं के हित मुसलमानों के हित से अलग हो जाते हैं, ये है। तो हिंदुओं के हित मुसलमानों से अलग होते हैं, यह उदार सांप्रदायिकता है। चलिए, आपको इस स्टेज पर पता है कि हिंदुओं के हित हैं मुसलमानों के हित से अलग है। दोनों हित अलग हैं, दोनों के हित अलग हैं। इस स्टेज पर आपको एक प्रकार से ये एहसास होता है। लेकिन अभी भी जो उग्रता है, मारकाट वाला जो सिस्टम है, वो अभी नहीं आया। मतलब लोगों को पता है कि हाँ ठीक है, हिंदुओं के ये हित है, मुसलमानों के ये हित है, ठीक है, अभी भी मैनेजेबल। तीसरा चरण है विभिन्न धर्मों के हितों में परस्पर विरोध। यह उग्र सांप्रदायिकता का चरण है। इसके तौर तरीके फांसीवाद व पारंपरिक हिंसा व घृणा वाले होते हैं। उदाहरण के लिए जिन्ना का दुराज सिद्धांत। तो अब हमारे हित भी अलग है और हमें अब अपने हितों को पूरा करने के लिए नई जो रणनीति अपनानी पड़ेगी। तो जिन्ना क्या कहते हैं कि हमें दुराष्ट्र चाहिए। हम हिंदुओं के हित अलग हैं और मुसलमानों के हित अलग है। शुरू में ये बातें 1909 के बाद जब से एक प्रकार से सांप्रदायिक आधार पर चुनाव लड़ने की जो व्यवस्था की गई थी, उसके बाद ये लगने लगा कि हिंदुओं के हित और मुसलमानों के हित अलग अलग। लेकिन 1930 के दशक में फिर जिन्ना जैसे जो लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि हमारे हित अलग हैं
और अब ये हित इतने गहरे हैं या ये हित इतने मतलब डिफरेंट हैं कि हम आपस में पारस्परिक हिंसा और घृणा करेंगे। ये एक प्रकार से राजनीति 3 घटनाएं होती हैं सेकुलरिज्म में। तो पहले तो ये लगता है कि एक धर्म के समान लौकिक हित है ना। फिर इसे रहता है कि 2 धर्मों के लौकिक हितों में भिन्नता है, हिंदुओं की अलग है, मुसलमानों की अलग है। तीसरे में भिन्नता भी है अब, और अब एक प्रकार से जो चीज़ें हैं मैनेजेबल नहीं है, ये बात। विपिन चंद्र सांप्रदायिकता एक विचारधारा है तथा राजनीति इसी विचारधारा के इर्द गिर्द घूमती है। सांप्रदायिकता कम्युनलिज्म एक विचारधारा है और राजनीति इसी विचारधारा के इर्द गिर्द घूमती है। प्रभा दीक्षित ने अपनी प्रसिद्ध कृति कम्युनलिज्म अ स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल पावर 1974 में लिखते हैं कि सांप्रदायिकता न धर्म के खिलाफ प्रतिक्रिया है, न ही धार्मिक अथवा सांस्कृतिक भिन्नता है, बल्कि यह एक रूलिंग क्लास का त्रिकोणीय सख्त संघर्ष, रूलिंग क्लास का एक त्रिकोणीय सख्त संघर्ष। यही बात पंडित नेहरू ने कहा। सांप्रदायिक दंगों में धर्म की भूमिका न के बराबर होती है, बल्कि 2 संप्रदायों की राजनीतिक एवं आर्थिक महत्वाकांक्षा दंगे भड़काती है। नेहरू का प्रसिद्ध कथन है, सांप्रदायिकता धार्मिक आवरण के पीछे छुपी हुई राजनीति। तो बेसिकली सारी जो लड़ाई है वो रिसोर्सेज को लेकर है, और इसको सांप्रदायिकता का नाम दिया जाता है। सारी जो लड़ाई है वो रिसोर्सेज को लेके, कि कौन ज़्यादा रिसोर्सेज को एक प्रकार से मैनेज करेगा या कौन ज़्यादा रिसोर्सेज को अपने हाथ में लेगा। तो जो लड़ाई है वो आर्थिक और सामाजिक है, जबकि लड़ाई का स्वरूप क्या कर दिया जाता है, सांप्रदायिक कर दिया जाता है कि ये धर्म के आधार पर लड़ाई हो रही। लेकिन लड़ाई धर्म के आधार पर हो रही, लेकिन उसके पीछे मूल वजह क्या है? मार्क्स को याद करिए, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज बेसिक स्ट्रक्चर। जहाँ तक धर्म और राजनीति के आपसी संबंधों का प्रश्न है, सभी विद्वानों के विचार अलग हैं। मैकियावेली जहाँ धर्म और राजनीति में पृथकता चाहता है, वहीं गांधी जी इन दोनों के मध्य अंतरंग यानी एक प्रकार से इंटरमिंगलिंग की बात करते हैं कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, जबकि मैकियावेली कहता है कि दोनों अलग हैं और इनको हमें पृथक करना चाहिए। पॉल ब्रास की पुस्तक है प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, 2003 में आती है। ये में अलीगढ़ शहर का अध्ययन किया गया। ब्रास के अनुसार दंगे की भी एक रचनात्मक प्रणाली होती है, एक कंस्ट्रक्टिव या क्रिएटिव सिस्टम होता है दंगे का। इसके तहत सांप्रदायिक दंगों को जानबूझकर भड़काया जाता है और उसे लंबे समय तक जारी भी रखा जाता है। ब्रास के अनुसार अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन, असामाजिक तत्व, उद्योग जगत के लोग व बहुत सारे राजनेता सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में सहयोग करते हैं। ये सारे दंगे नाट्य प्रदर्शन की तरह थे, जिनमें कलाकृति यानी प्रोडक्शन, रिहर्सल, स्टेजिंग और फिर व्याख्यान, सब कुछ का समावेशन होता है। सबसे पहले जो नेता लोग हैं दंगे को भड़काएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कपिल मिश्रा आके मीडिया में क्या बोलेंगे, ऐसा ऐसा है, हमारे हित अलग हैं, तुम्हारे हित अलग हैं, ठीक है ना। फिर दंगे एक प्रकार से भड़क जाएंगे। दंगे भड़क जाएंगे तो अपनी अपनी साइड ले ली जाएगी। कांग्रेस अलग बयान देगी, बीजेपी अलग बयान देगी, अपने अपनी अपनी बातें रखने का प्रयास किया जाएगा। कोई हिंदू का पक्ष रखेगा, कोई मुसलमानों का पक्ष रखेगा, फायदे चीज़ें होती हैं। और फिर क्योंकि जो दंगा होता है, इससे क्या होता है, दंगों से हर व्यक्ति को, हर राजनीतिक पार्टी को फायदा होता है। अब आईएनसी चूंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है ना, तो मुसलमान एकजुट हो जाएंगे अगर दंगे होंगे तो, और सीधा जो वोट है तितर बितर होने वाला तो सीधे आईएनसी को पड़ेगा, तो आईएनसी को ही फायदा होगा। और अगर हिंदू बहुल इलाका है या मतलब हिंदू माइनॉरिटी में है, मेजोरिटी में है, फिर भी वो एकजुट हो जाएंगे और सीधे बीजेपी को वोट करेंगे। इससे क्या होता है कि जो सभी पार्टी की जो वोट हैं वो एक प्रकार से संगठित हो जाते हैं, बिल्कुल इधर उधर जाने की बजाय सीधे या तो कमल का वोट दबाएंगे या तो पंजा दबाएंगे, ये रहता है। तो एक प्रकार से एक स्टेजिंग की जाती है, एक प्रकार से ये एक प्रकार से रिहर्सल या एक प्रकार से नाटकीय है, जो प्रकार दंगे को भड़काया जाता है। और प्रशासन भी एक प्रकार से उसमें ढील बरतता है कि दंगे हो जाएं, फिर उसके बाद हम एक्शन में आएंगे। नहीं तो प्रशासन के पास इतनी शक्ति है कि इवन 2 घंटे में कोई भी जो दंगा है उसको समाप्त कर सकती है, लेकिन फिर भी उसको भड़कने दिया जाता है। ब्रास के अनुसार सांप्रदायिक दंगे भारतीय समाज व राजनीति के स्थायी लक्षण है, जिनका उत्पादन और प्रदर्शन एक संस्थागत तंत्र के रूप में किया जाता है। ये दंगे भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। ब्रास सांप्रदायिक दंगे आदिकालीन घृणा की स्वाभाविक प्रवृत्ति की वजह से नहीं, बल्कि किसी खास व्यक्ति या समूह या राजनीतिक संगठन के स्वार्थ की वजह से होते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो सदियों की एनिमोसिटी है उसके कारण दंगे हो रहे हैं, बल्कि एक खास व्यक्ति, समूह या राजनीतिक संगठन द्वारा ये एक प्रकार से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ब्रास क्या बोलते हैं कि भारत में होने वाले दंगे एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वर्चस्व कायम करने का तरीका। इस प्रकार प्रभा दीक्षित
नेहरू व पॉल रॉस सांप्रदायिकता की मूल वजह राजनीति व आर्थिक आकांक्षाएं मानते हैं। एच.आर. देसाई भी कहते हैं कि धर्म शासक वर्ग के हाथ में हथियार की तरह है, जिसे वो जहां चाहे वहां उसका उपयोग कर सकता है। जैसा कि मैकियावेली ही बोलता है कि आप रिलीजन को एज अ टूल यूज करिए। तो यही बात है कि धर्म शासक वर्ग के हाथ में हथियार की तरह है, जिसे वह जहां चाहे जैसा चाहे उसका उपयोग कर सकता है। निखिल चक्रवर्ती, सभी दंगों का मूल कारण राजनीतिक होता है। ये दंगे अपने स्वार्थ के लिए राजनेता करवाते हैं। अमर कुमार सिंह, सांप्रदायिकता का कारण मानव मनोविज्ञान को मानते हैं। तो ये अमर कुमार ही हैं, अमर कुमार सिंह। ये सांप्रदायिकता को, कम्युनलिज्म को का कारण क्या मानते हैं? मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी। वे यूनेस्को की विनोदिका एपिग्राम का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि युद्ध मनुष्य के दिमाग में उपजता है, इसलिए शांति का मार्ग भी मनुष्य के दिमाग में भी खोया जाना चाहिए। अशोतोष वास ने, ये बहुत महत्वपूर्ण थिंकर हैं, तो इनकी बुक है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविक लाइफ, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविक लाइफ, हिंदू एंड मुस्लिम इन इंडिया, 2002 इनकी पुस्तक आती है। ये सांप्रदायिकता को शहर आधारित मानते हैं, यानी ये एक प्रकार से सिटी बेस्ड कम्युनलिज्म, सिटी बेस्ड होता है। सांप्रदायिकता के केंद्र मुख्यतः भारत में शहर। क्यों? क्योंकि शहरों में जो इंटरेक्शन है कम्युनिटीज़ के बीच में वो कम रहता है, जबकि जो गाँवों में इंटरेक्शन है दो कम्युनिटीज़ के बीच में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो इंटरेक्शन है बना रहता है, तो लोगों के अंदर एक प्रकार से विश्वास रहता है। लेकिन शहर में जब आप इंटरेक्शन नहीं करते हो, किसी से बात नहीं करते हो, एक दूरियां बन जाती हैं, तो उससे थोड़ा सा असहजता या डर का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। और जब राजनेता भड़का देते हैं चीज़ों को, तो फिर तो उसकी दंगा होना संभव ही है। सांप्रदायिक दंगों में होने वाली कुल मौतों का 96% शहरों में हुई है। वाजपेयी ने जहाँ दंगों का शहर एवं गाँव के आधार पर विभाजन किया है, वहीं उनका मानना है कि भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे स्थानिक लोकल प्रकृति के होते हैं। ये यूगोस्लाविया की तरह पूरे देश में नहीं फैलते हैं। तो ये लोकल, फॉर एग्जाम्पल मुजफ्फराबाद में हो गया या कहीं मतलब हो गया, तो ये लोकल होते हैं। ऐसा नहीं कि मुजफ्फराबाद में हो गया तो पूरे भारत में दंगे फैल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोकल प्रवृत्ति के होते हैं। जबकि यूगोस्लाविया में अगर एक जगह दंगा फैला तो फिर पूरे जगह दंगा फैल जाता है। आशीष नंदी का मानना है कि सांप्रदायिकता एक रोग है, मनोवैज्ञानिक। सांप्रदायिकता एक रोग है, वैज्ञानिक व आधुनिकता की बीमारी है। इसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत पर आक्रमण किया। ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में सांप्रदायिकता फैलाई गई या फैली है। हातिम सिंह, भारत में सांप्रदायिकता का कारण संविधान को मानते हैं। इसका झुकाव हिंदुओं बहुसंख्यकों की तरफ रहता है। फिर अचिन विनायक, ये भारत में सांप्रदायिकता से घिर गया है, भारत सांप्रदायिकता से घिर गया है, कांग्रेस इसे रोकने में विफल रही है। सांप्रदायिकता के कारण विचारकों के अनुसार, तो मिथुन चंद्रा इसे विचारधारा के कारण मानते हैं, क्योंकि विचारधाराएं अलग हैं, इसलिए एक प्रकार से सांप्रदायिकता होती है। फिर राजनीतिक कारण है सांप्रदायिकता का, ऐसा नेहरू, प्रभा दीक्षित और पाल ब्रास मानते हैं। मानव मनोविज्ञान, ये अमर कुमार सिंह मानते हैं। शहर बेस्ड होती है जो सांप्रदायिकता होती है, ऐसा आशुतोष वासनिक बताते हैं और मानते हैं कि 96% जो दंगे होते हैं ये शहरों में ही होते हैं। राजनीतिक और आर्थिक कारण ये इम्तियाज अली मानते हैं। इम्तियाज अली डायरेक्टर नहीं है, इम्तियाज अली, ये एक राजनीतिक पॉलिटिकल थिंकर है ना। सांप्रदायिकता के कारण, तो पूर्वकालीन विरासत है हमारे पास। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। अंग्रेजों ने 1857 के बाद एक प्रकार से फूट डालो और राज करो की नीति इन्होंने अपना ली थी कि दो गुटों, दो जातियों, दो धर्मों, इनको आपस में एक प्रकार से इनके अंदर फूट डालो और इनको आपस में लड़ा दो और खुद मजे करो। यह इनका रणनीति रही है शुरू से ही। सामुदायिक राजनीतिक संगठनों की उपज, तो मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अकाली दल, तो ये एक प्रकार से धर्म के नाम पर बनाए गए संगठन थे। इसके कारण आगे चलकर हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने कितना ज़्यादा नुकसान किया, तो ये है। फिर मुसलमानों का अलगाव एवं एकाकीपन, तो नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में लिखा कि जिस देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस करें वो देश प्रगति नहीं कर सकते। क्या कहते हैं नेहरू जी कि जिस देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस करें वो देश प्रगति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उस प्रकार से ग्रोथ में हिस्सा ही नहीं लेंगे, और चूंकि ग्रोथ में हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको जो डेवलपमेंट है वो बाधित होगा। फिर आर्थिक असमानता है, इसके कारण भी सांप्रदायिकता होती है। लोगों को लगता है, मुसलमानों को लगा कि ये ना सारे जो संसाधन है उस पर हिंदुओं का ही है हक, और हम लोगों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है, तो इसके कारण भी एक प्रकार से सांप्रदायिकता पनपती है। थोड़ा सा भी कोई चिंगारी लगी तो आग लग जाती है। उग्र राष्ट्रवाद, तो अब देखिए इस समय एक प्रकार से उग्र राष्ट्रवाद की ओर बढ़ा जा रहा है, नेशनलिज्म को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो उसके कारण भी सांप्रदायिकता तो बढ़ेगी। राजनीति का सांप्रदायिकरण, तो राजनीति का सांप्रदायिकरण हो गया है, कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। धर्म और राजनीति के मध्य पारस्परिक क्रिया,
धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया गया। फिर धार्मिक आधार पर निर्वाचन, मतदान, टिकट बंटवारा होता है। तो इवन जो लोकसभा चुनाव होते हैं या यूपी में जब चुनाव हुए थे आई थिंक, तो उसमें किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को बीजेपी ने एक प्रकार से टिकट नहीं दिया था। तो एक स्ट्रेटजी के तहत ऐसा किया जाता है कि हमें तो वोट लेना है किसका, हिंदुओं का। तो एक प्रकार से एक धारणा बन गई है कि जैसे मुसलमान है तो बीजेपी को वोट नहीं ही करेंगे। तो एक प्रकार से स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि अब ना मानकर चला जाता है कि अब जब वो वोट नहीं ही करेंगे तो फिर एक प्रकार से उनको टिकट देने का क्या ही मतलब है। आप एक प्रकार से ये संदेश दो कि हम हिंदूवादी पार्टी हैं और हिंदुओं के बल पर ही हम जीत जाएंगे। तो एक स्ट्रेटजी के तहत ये काम किया जाता है। धार्मिक दबाव समूहों का राजनीतिक हस्तक्षेप ग्रहण के लिए आरएसएस की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है दबाव समूह के रूप में, आप जानते ही। धर्म और राष्ट्रीय एकता, तो जहाँ धर्म सांप्रदायिकता का रूप ग्रहण कर राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है, वहीं रजनी कोठारी का मानना है कि जातियों एवं संप्रदायों के राजनीति में भाग लेने से समूह या राष्ट्र की भावना का विकास हुआ, उनकी पृथकता कम होकर उनका राजनीतिक एकीकरण हुआ। तो अब रजनी कोठारी हैं, हमने जब जाति वाला मैटर भी पढ़ा था तो उसमें भी देखा था कि उन्होंने जातियों का जो काइंड ऑफ पोलिटिसाइजेशन हुआ है, पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट हुआ है, कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ है, ये भारतीय डेमोक्रेसी के लिए अच्छा था। क्यों? क्योंकि इससे जो जातियां हैं वो एकजुट हुई और कहीं ना कहीं जो भारत की डेमोक्रेसी फ्लरिश की उसी कारण हुई। तो इसको आगे बढ़ाते हुए संप्रदाय में भी ले जाते हैं कि अगर संप्रदाय और जातियां समाज में आएंगी, राजनीति में आएंगी, तो इससे क्या होगा कि वो जो संप्रदाय हैं या जो धर्म है उनको कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होने का मौका मिलेगा और अपनी मांगें अच्छे से रख सकते हैं। राज्यों की राजनीति में धर्म की प्रभावक भूमिका, उदाहरण के लिए पंजाब में तो रही है भूमिका। फिर भारत में सांप्रदायिकता के प्रकार, ये दो प्रकार के हैं, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म। विपिन चंद्रा के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय में सांप्रदायिक लोगों ने पूरे समूह को बहुसंख्यकवाद का डर दिखाकर उन्हें एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। तो अल्पसंख्यक समुदाय में सांप्रदायिक लोगों ने, जो कम्युनल टाइप के लोग होते हैं, उन्होंने हिंदुओं को डर दिखा के एक प्रकार से कि हमें मार खाएंगे, अगर डर दिखाकर उन्हें एक जगह लाकर खड़ा कर दिया कि आप अब यहाँ रहिए, क्योंकि अगर आप संगठित रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप इनका मुकाबला कर पाएंगे। तो एक प्रकार से डर दिखा के उनको एकत्रित करने का काम किया गया। धर्मेंद्र कुमार क्या कहते हैं कि सांप्रदायिक या आतंक के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। हिंदू रूढ़िवादिता ने ही मुस्लिम सांप्रदायिकता को हवा दी। फिर खालिस्तान आंदोलन तो अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का ही परिणाम ये रहा है। बहुसंख्यक सांप्रदायिकता, मेजोरिटी कम्युनलिज्म। विपिन चंद्रा क्या कहते हैं तो विपिन चंद्रा क्या कहते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता को भारतीय फांसीवाद भी कहा जा सकता है। चंद्रा का मानना है कि अल्पसंख्यकों में भी फांसीवादी प्रवृत्ति हो सकती है, अल्पसंख्यकों में भी फांसीवादी प्रवृत्ति हो सकती है और यह ज़्यादा से ज़्यादा अलगाववाद का रुख ले सकती है, लेकिन पूरे देश पर नहीं जा सकती। इसके विपरीत हिंदू सांप्रदायिकता कहीं अधिक खतरनाक साबित हो सकती है और यह फांसीवाद का रुख अपना सकती है। उसके द्वारा पूरे देश पर अपनी सत्ता कायम किया जा सकता है। सीवी भामरे ने अपनी पुस्तक स्टेट एंड कम्युनलिज्म इन इंडिया 1990 में स्टेट एंड कम्युनलिज्म इन इंडिया में लिखा है, धीरे धीरे भारत में सांप्रदायिक विचार मजबूती से आगे बढ़ेंगे और एक समय में राजनीतिक सत्ता को भी पा लेंगे। तो देख लीजिए, तो सांप्रदायिक विचार हैं, उन्होंने एक प्रकार से राजनीतिक सत्ता को प्राप्त कर ही लिया है, ऐसा तो है नहीं। अब तो भामरे की यह बात आज सत्य साबित हो गई। धीरे धीरे भारत में सामुदायिक विचार मजबूती से, तो बीजेपी एक प्रकार से हिंदूवादी पार्टी कही जाती है और उसकी जो पूरी पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं हिंदुत्व पर बेस्ड है। एक पार्टी जो 1984 में 2 सीटें लाती है और आज उसको देखिए, और 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 282 सीटें, और आगे चल के 303 सीटें। अब इस बार तो चुनाव में अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन फिर भी बीजेपी पार्टी लीड में रहेगी। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से हिंदुत्व की जो राजनीति है कहीं ना कहीं फली फूली है बीजेपी के लिए। तो बात तो सीवी भामरे की सही है। भामरे के अनुसार सांप्रदायिकता सत्ता या उच्च वर्ग का विचार होता है जिसे समय के साथ जनमानस तक ले जाया जाता है। तो नेक्स्ट है अमलेंद्र मिश्रा, क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में हिंदुत्व की विचारधारा का योगदान रहा। सांप्रदायिकता व्यवहार में तो 1909 में भारतीय प्रथा अधिनियम आता है, मॉरल सुधार इसे कहा जाता है। मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देकर सांप्रदायिकता का बीजारोपण यहाँ पर विधिवत रूप से किया गया। तो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या पर दिल्ली में सिखों पर अत्याचार हुआ। ये दंगों की जांच हेतु नानावटी आयोग बना था। 1985 में शाहबानो केस हुआ, इसमें गुजारा भत्ता एवं समान नागरिक संहिता विवाद रिलेटेड था, जहाँ पर कहीं ना कहीं राजीव गांधी सरकार थी, उसने जो एक प्रकार से कंजर्वेटिव मुस्लिम थे उनका साथ दिया, जो लिबरल मुस्लिम थे कहीं ना कहीं
वैसा तो है नहीं कि जो पूरा समुदाय है वही कंजर्वेटिव, कुछ लिबरल मुस्लिम भी हैं जो कि चाहते हैं कि जो मुसलमानों में भी प्रगति हो। जैसे सर सैयद अहमद खान जैसे लोग जो थे, चाहते थे कहीं न कहीं मुसलमान भी वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ें और एक प्रकार से अपने आप को रिफॉर्म करें। तो ऐसे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं। लेकिन चूँकि इनका जो एक प्रकार से दायरा होता है वो सीमित होता है, तो इनकी बातें सरकार भी नहीं मानती। सरकार किसकी बातें मानती है? जो कंजर्वेटिव होते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो एक प्रकार से जो साहिबानो केस था उसमें यही हुआ था। कंजर्वेटिव जो मुस्लिम थे उनके आगे सरकार झुक गई थी। तो इसके कारण जो आगे का एक प्रकार से फेज था 1900 और 90s 1990s का, एक प्रकार से ये जो केस था ये एक भूमिका अदा करने का काम करता है, एक रोल इसका था आगे के जो घटनाक्रम हुए थे। तो 1992 का जो अयोध्या का बाबरी मस्जिद कांड था, इसके लिए लिब्राहन आयोग बैठा था। 1993 में मुंबई दंगे हुए थे, श्री कृष्णा आयोग बैठा था। और 2002 में गोधरा कांड हुआ, गोधरा दंगे हुए, इसमें भी नाना भट्टी आयोग बैठा था। नाना भट्टी आयोग 2 बार बैठ चुका है, एक बार इसमें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद और एक बार गुजरात दंगों के बाद। फिर सच्चर समिति बनाई जाती है 2005 में। मनमोहन सिंह की सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज राजेंद्र सिंह सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। इस कमेटी का गठन अल्पसंख्यकों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वस्तुस्थिति का पता करना था और उसके कल्याण के लिए सुझाव देना था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट धर्म के आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश की थी कि आप धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दीजिए। मुस्लिम आरक्षण की वकालत इसमें की गई थी, हालांकि उसको अभी लागू नहीं किया गया है। तो नेक्स्ट है धर्म एवं धर्मनिरपेक्षता। भारत में धर्मनिरपेक्षता की विरासत को गांधी नेहरू विरासत के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ही बहुलवाद में विश्वास रखते थे तथा भारत को एक संबंधी विचार अलग अलग थे उनके। तो भारत संबंधी उनके विचार अलग अलग थे हालांकि, लेकिन दोनों ही बहुलवाद में विश्वास रखते थे। गांधी धर्म व राजनीति के पृथक्करण के खिलाफ थे। गांधी धर्म और राजनीति के पृथक्करण के खिलाफ थे, राजनीति को नैतिक मूल्यों पर आधारित करना चाहते थे, इसलिए वे राजनीति एवं धर्म के मध्य अटूट संबंध चाहते थे। जबकि नेहरू ऐसी धर्मनिरपेक्षता चाहते थे जिसमें धर्म एवं राजनीति अलग अलग हो। जब हम लोगों ने गांधी जी के बारे में पढ़ा था तब भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि गांधी जी राजनीति में धर्म को क्यों लाना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि सांप्रदायिकता है या सांप्रदायिक धर्म को, नहीं, वो धर्म को बेसिकली एथिक्स से जोड़ते हैं। धर्म मतलब, रिलीजन मतलब एथिक्स, तो एथिक्स होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में हमें एथिकल होना चाहिए, हमें पॉलिटिक्स को एथिक्स के साथ करना चाहिए, इसलिए वो धर्म को लाते हैं। जबकि जो नेहरू हैं वो दोनों में एक प्रकार से पृथक्करण की बात करते हैं कि धर्म और राजनीति अलग अलग रहनी चाहिए, सेकुलरिज्म की बातें होनी चाहिए। फिर स्वतंत्रता के बाद में भारत में जो धर्मनिरपेक्षता विकसित हुई है वह नेहरू के विचारों ज़्यादा करीब थी। इस धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य था राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, प्रत्येक धर्म के साथ राज्य समान व्यवहार करेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की आज़ादी होगी। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिम से उधार ली गई है, अतः भारत को इसके स्थान पर सर्वधर्म समभाव की अवधारणा का वर्णन करना चाहिए। उपाध्याय के अनुसार धर्मनिरपेक्षता सेकुलर की जगह असांप्रदायिक अनकम्युनल शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी सेकुलरिज्म शब्द को पश्चिम आयातित शब्द मानते हैं, यानी वेस्टर्न इम्पोर्टेड वर्ड मानते हैं। ये सर्वधर्म समभाव यानी बिना भेदभाव के सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान एवं आदर महत्वपूर्ण अवधारणा मानते हैं। हालांकि भारतीय संविधान में सर्वधर्म समभाव की बातें कहीं न कहीं परिलक्षित होती हैं, ऐसा नहीं है कि वर्ड सेकुलरिज्म यूज किया गया है तो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म ही है। भारत में सर्वधर्म समभाव है आर्टिकल 25 से 28 तक, या आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 20 और 30 में सब बातें देखने को मिलती हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के विचार के मुख्य सिद्धांतकार कौन से हैं? तो मदान है, आशीष नंदी हैं और पार्था चटर्जी। इनका मानना है कि भारत जैसे बहुत धर्मी राष्ट्र में धर्मनिरपेक्षता एक अस्वीकार्य आधुनिक अवधारणा है, एक अस्वीकार्य आधुनिक अवधारणा है, क्योंकि यह धर्म को राजनीति से अलग करती है। भारत में धर्म बहुत गहराई से समाया हुआ है और इसे सार्वजनिक जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। यह पश्चिम से आयातित एक आरोपित अवधारणा है। आशीष नंदी के अनुसार नेहरू द्वारा प्रतिपादित आधुनिक पश्चिमी तर्कसंगत वैज्ञानिक धर्मनिरपेक्षता राजनीति को धर्म से खत्म करने या अलग करने में नाकाम रही है। इसने धर्मांधता एवं सांप्रदायिकता का रास्ता खोला है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता जनमानस को नजदीक लाने में असफल रही। नंदी का मानना है कि गांधी द्वारा बताए गए धर्म एवं राजनीति के समागम से ही सच्ची सहिष्णुता प्राप्त की जा सकती है। धर्मनिरपेक्षता एक विचारधारा के रूप में असफल रही है और गांधी द्वारा दिखाए गए रास्ते से ही धर्मांधता एवं सांप्रदायिकता से लड़ा जा सकता है। गांधी आज भी प्रासंगिक है, उनकी जो बातें हैं कहीं न कहीं
एक प्रकार से वो धर्म को इन द सेंस कि आप लिटरल सेंस में मत लीजिए कि धर्म आ जाएगा और हम सांप्रदायिक हो जाएंगे, ऐसा नहीं। वो धर्म को एथिक्स से जोड़ते थे, और पॉलिटिक्स में एथिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप धर्म का प्रयोग करके हम दंगा भड़काएं और वोट लें, ये नहीं है। आपको इथिकल होना पड़ेगा राजनीति में। इवन इफ कि आपको वोट न मिले, लेकिन आप धर्म को इन्वोक नहीं करेंगे, धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, धार्मिक भावनाओं को नहीं इन्वोक करेंगे। फिर टी एन मदान बिनंदी की तरह धर्म वाली नीति का समर्थन करते हैं। फिर पार्थाचार्य का मानना है कि धर्मनिरपेक्ष सत्ता वाली हिंदू बहुसंख्यकवाद का मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त एवं असमर्थ है। इसके स्थान पर धार्मिक सहिष्णुता की अवधारणा ज्यादा उपयुक्त होगी। पार्थाचार्य ने जो सहिष्णुता की अवधारणा दी है वह विभिन्न समूहों को प्रतिनिधि लोकतंत्र में सहभागिता का समर्थन करती है, ताकि राज्य द्वारा समर्थित सुधारवादी हस्तक्षेप से मुक्त हो स्व विकास व सुधार की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकें व आपसी सहिष्णुता बढ़े। राजीव भार्गव का दृष्टिकोण तो भार्गव के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी, तो राजीव भार्गव का बेसिकली कहना है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता को पश्चिमी आयातित कहकर उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली राजीव भार्गव क्या कहते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी आयातित कहकर आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह पश्चात धर्मनिरपेक्षता से अलग है। यह ना तो फ्रांस की तरह है और ना ही यूएसए की तरह। फ्रांस और यूएसए में बेसिकली क्या है कि धर्म का और राज्य का पूरी तरह से एक प्रकार से सेपरेशन है। इवन फ्रांस में तो इतना ज़्यादा सेपरेशन है कि आप अपने जो धार्मिक सिंबल हैं, धार्मिक जो आपके रिलीजियस सिंबल हैं, उनको आप पब्लिक स्फीयर में प्रदर्शित भी नहीं कर सकते हैं। तो आप पब्लिक स्फीयर पर बुर्का नहीं पहन सकते हैं, पब्लिक स्फीयर पर आप पगड़ी नहीं लगा सकते हैं। तो इतना स्ट्रिक्ट नियम है वहाँ। हालांकि भारत में ऐसा तो है नहीं, आप अपने धर्म है उसका खुला प्रदर्शन कर सकते हैं, उसको प्रचार कर सकते हैं ना। तो बहुत भारत में लिबरल है, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय धर्म निरपेक्षता की अवधारणा के अनुसार राज्य धर्मों के मध्य एक सैद्धांतिक दूरी प्रिंसिपल डिस्टेंस रखता है। इसका तात्पर्य है कि कंटेक्चुअल सेकुलरिज्म, प्रासंगिक धर्मनिरपेक्षता, जिसके तहत राज्य या तो कुछ मामलों में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप से बचता है। इन दोनों सिद्धांतों के सहारे राज्य धार्मिक स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता और नागरिकता की समानता के मूल्य के साथ न्याय करता है। तो राज्य कुछ मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सबरीमाला केस था, वहाँ पर राज्य ने हस्तक्षेप किया। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया, तो राज्य हस्तक्षेप कर भी सकता है, राज्य हस्तक्षेप से बच भी सकता है ना। यूसीसी अभी भारत में लागू नहीं है, तो राज्य ने इस प्रकार से हस्तक्षेप नहीं है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं वो अपने हिसाब से भी काम कर रहे हैं। तो ये बात एक प्रकार से प्रिंसिपल डिस्टेंस राज्य अपना के रखता है। तो राज्य हज के लिए सब्सिडी भी दे सकता है, राज्य अमरनाथ यात्रा के लिए भी सब्सिडी दे सकता है। तो ये राज्य है जो समान रूप से सभी का वेलफेयर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक धर्म को तरजीह दी जाए और दूसरे को साथ अन्याय किया जाए, ऐसा नहीं है। राज्य जब करेगा तो दोनों धर्मों के लिए, मतलब जितने भी धर्म है सबके लिए बराबर करेगा। ऐसा नहीं है कि एक धर्म को तो आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, दूसरे धर्म को कहीं ना कहीं उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जब करोगे तो आप सबके साथ करोगे, नहीं करोगे तो किसी के साथ नहीं करोगे। सब सीधी एक बात। तो राजीव भार्गव ने धर्मनिरपेक्षता के 3 प्रकार बताएं। पहला है हाइपर सेंसिटिव धर्मनिरपेक्षता, हाइपर सेंसिटिव सेकुलरिज्म। ये फ्रांस वाली धर्मनिरपेक्षता है कि आप इवन पब्लिक स्फीयर पर जाके अपने जो पब्लिक धार्मिक सिंबल है उनको दर्शित भी नहीं कर सकते। आप अपने जो धर्म है उसको केवल और केवल प्राइवेट स्फीयर में रखिए, है ना। अपने प्राइवेट अफेयर का एक प्रकार से उसका हिस्सा मानिए, पब्लिक स्फीयर में या पब्लिक अफेयर में उसको मत ले जाके जाइए। अल्ट्रा प्रोसीजरल सेकुलरिज्म, ये अल्ट्रा प्रक्रियात्मक धर्मनिरपेक्षता यूएसए वाली है कि आप, ऐसा तो नहीं है यूएसए में आप पब्लिक स्फीयर पे जाके कहीं ना कहीं अपने जो धर्म है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य और एक प्रकार से धर्म है, दोनों को सेपरेशन है और स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। पर ये फ्रांस वाला सेपरेशन नहीं। कंटेक्चुअल सेकुलरिज्म, प्रासंगिक धर्मनिरपेक्षता, तो ये राजनीति एवं धर्म के मध्य सैद्धांतिक प्रिंसिपल डिस्टेंस भारत में, कि भारत का जो स्टेट है वो कुछ मामलों में भारत में अगर कोई कुरीतियाँ हैं समाज में या धर्म में तो उसमें हस्तक्षेप भी करेगा और बहुत सारे मामलों में छोड़ भी देगा। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, अहमद सेन की बुक है आर्गुमेंटेटिव इंडियन 2005 में आती है। तो सेन बेसिकली हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को छद्म धर्मनिरपेक्षता, मुसलमानों की ओर झुकी हुई के विचार को अस्वीकार करते हैं। वो बहुसांस्कृतिक व विविधता को मानने वाले धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हैं। सेन उन लोगों की भी आलोचना करते हैं जो धर्म के मामले में भारत की तुलना पाकिस्तान से करते हैं ना। पाकिस्तान तो एक प्रकार से फेल्ड स्टेट है, उसकी तो चर्चा ही हटा दो।
भिखू पारिक, भारत में बरसों से मिश्रित संस्कृति रही है, जिससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जगह दी गई। भारत में मिश्रित संस्कृति रही है, इवन भारत की संविधान की प्रस्तावना में इसको जगह दी गई। आगे परिकल्पनाओं के भारत को धरती पर उतारा जा सके, यानी जो बादलों का नगर है या बादलों का भारत है उसको धरती पर उतारा जा सके। अरेंज लिचफार्ड पुस्तक है द पजल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। द पजल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में भारतीय विविधता को सहचारी या सहवर्ती लोकतंत्र कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी के लिए उपयुक्त मानते हैं। कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी के लिए उपयुक्त मानते हैं। तो सेकुलरिज्म पर एक विवाद है या एक ग्रेट डिबेट कह सकते हैं। तो पहली जो ग्रेट डिबेट है उसको समझते हैं। तो कैंटवेल स्मिथ का कहना है कि भारत का सेकुलरवाद एक ऐसी आकांक्षा है जिसे धरती पर उतारा जाना अभी बाकी। भारत का जो सेकुलरिज्म है कुल मिला के धरती पर अभी उतरा नहीं है। अमेरिकी मॉडल को आदर्श मानते हुए वेद प्रकाश लोथरा ने तो भारतीय सेकुलरिज्म को सिरे से ही खारिज करके दावा किया कि भारत में ना तो सेकुलर राज्य है और ना ही बन सकता है। तो भारत ना तो सेकुलर राज्य है और ना कभी बन सकता है। वेद प्रकाश लुथरा द कंसेप्ट ऑफ द सेकुलर स्टेट इन इंडिया 1962 में इनकी पुस्तक आती है और एक प्रकार से ये डिबेट चलती है। तो पहली डिबेट ये है कि भारत में सेकुलरिज्म नहीं है या अभी जो आकांक्षा है सेकुलरिज्म की उसे धरती पर उतारा जाना भी बाकी है और भारत में सेकुलरिज्म एक प्रकार से नहीं है, ऐसा बड़ा घड़ा मानता है। फिर सेकुलरिज्म पर जो दूसरी ग्रेट डिबेट है नंदी मदान थीसिस है, आलोचनाओं का मौसम। तो जो ग्रेट डिबेट है का उद्घोष 1985 में सेमिनार पत्रिका में प्रकाशित एक लेख से हुआ, जिसका शीर्षक था एंटी सेकुलरिस्ट मैनिफेस्टो। एंटी सेकुलरिस्ट मैनिफेस्टो। इसके लेखक थे राजनीतिक दृष्टिकोण से सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले आशीष नंदी, जो इससे पहले अपनी आधुनिकता विरोधी अवधारणाओं और अपनी बेसिक ज्ञान परंपराओं को बखिया उधेड़ने के लिए चर्चित हो चुके थे। तो धार्मिक जज्बात नहीं बल्कि सांप्रदायिकता का सेकुलर इस्तेमाल ही दंगों का कारण बना। धार्मिक जज्बात नहीं बल्कि सांप्रदायिकता का सेकुलर उपयोग। तो आईएनसी अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकुलर दिखाने का प्रयास करती है और मुसलमानों का हितैषी अपने आप को घोषित करने की बात करती है, लेकिन समस्या ये है कि वो स्वयं सेकुलर नहीं है ना। मुस्लिम जो अपीजमेंट की पॉलिसी है उसकी एक प्रकार से सेकुलरिज्म नहीं है, वो खुद सेकुलर नहीं है। इससे क्या है कि जब आप सेकुलर नहीं हो तो आप रीजन दे देते हो दूसरी पार्टियों को सेकुलर ना होने का। तो क्योंकि आप सेकुलर नहीं हो, आप ढोंग रख रहे हो कि मैं सेकुलर हूँ, तो बीजेपी जैसी जो पार्टियां हैं उनको एक प्रकार से रीजन मिल जाता है कि अब हम इसको सूडो सेकुलरिज्म कहेंगे और अपनी जो नीतियां हैं उस हिसाब से बनाएंगे और धर्म को एज अ मीन्स यूज करेंगे अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। तो इससे क्या होता है कि बीजेपी जैसी पार्टियां अपने इस चीज़ का उपयोग कर लेती हैं। नतीजे के तौर पर दक्षिण एशियाई समाजों में धार्मिक सहिष्णुता के आयामों का प्रयोग किए बिना एक सहिष्णु समाज बनाने के तजुर्बे के तौर पर सेकुलरवाद आज नाकाम हो चुका है। 2 साल बाद 1987 में धर्म और उसके समाजशास्त्र पर महारत रखने वाले वरिष्ठ समाजशास्त्री त्रिलोकीनाथ मदान ने अपनी रचना सेकुलरिज्म इन स्टेट्स इन इट्स प्लेस सेकुलरिज्म इन इट्स प्लेस सेकुलरिज्म इन इट्स प्लेस लेकर आए। शीर्षक बता रहा था कि वो नंदी की तरह सेकुलरवाद को पूरी तरह से खारिज करने के पक्ष में नहीं थे। उनकी चिंता तो यह थी कि सेकुलरवाद को राष्ट्रीय स्वभाव का अंग कैसे बनाया जाए। नंदी की रचना सेकुलरवाद को आधुनिक समाज के संबंध में जांचती थी, पर मदान की रचना उसे धार्मिक परंपरा के दायरे में जांचती। इन रचनाओं में धार्मिक राष्ट्रवाद के समर्थन में एक भी शब्द नहीं था, अगर कुछ था तो केवल उनकी कड़ी आलोचना थी। सेकुलरवाद की अपर्याप्तताओं पर सहमति थी, पर उसके मूल्यांकन को लेकर कोई मतभेद उसके मूल्यांकन इवैल्यूएशन को लेकर बहुत सारे मतभेद थे। नंदी सेकुलरवाद को खारिज करके गांधीवादी चिंतन के आधार पर उत्तर सेकुलरवाद को खारिज न करके एक धर्म प्राण देश में उसकी सीमाओं की शिनाख्त कर रहे थे। तो नंदी क्या कर रहे थे, सेकुलरिज्म को खारिज करके गांधीवादी चिंतन के आधार पर उत्तर सेकुलरवाद को खारिज न करके एक धर्म प्राण देश में उसकी सीमाओं की शिनाख्त कर रहे थे। ये सेकुलरवाद एवं धार्मिकता का जोड़ चाहते थे। सेकुलरवाद और धार्मिकता का जोड़ चाहते थे। साल भर बाद यानी 1988 में नंदी ने द पॉलिटिक्स ऑफ सेकुलरिज्म एंड रिकवरी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस की रचना करके सेकुलरवादी दबदबे को वैचारिक श्रेणियों के साम्राज्यवाद की संज्ञा दी। वैचारिक श्रेणियों के साम्राज्यवाद की संज्ञा दी। इन अंतरों के बावजूद नंदी और मदान के विमर्श को समाज विज्ञान की दुनिया ने आगे चलकर नंदी मदान थेसिस के नाम से याद किया। अब एक थर्ड डिबेट आती है। थर्ड डिबेट एक ग्रेट डिबेट है। यह है
पार्थ चटर्जी का हस्तक्षेप हम मार्क्सवाद बेचैनियाँ। तो 80 के दशक में सेकुलरवाद की आलोचना में नंदी मदान थीसिस आ जाने के बावजूद वामपंथी और मार्क्सवादी खेमे ने एक बहुधार्मिक देश में सेकुलरवाद की प्रासंगिकता की जांच करने की जरूरत नहीं समझी। पाथा चटर्जी के विमर्श ने उसमें हलचल मचा दी। 1994 में सेकुलरिज्म एंड टॉलरेंस के जरिए उन्होंने कुछ ऐसे सवाल उठाए जिनसे न केवल सेकुलरवाद का मौजूद मॉडल प्रश्नांकित हो गया, यानी एक क्वेश्चन मार्क उसमें लगा दिया गया, बल्कि अल्पसंख्यक प्रश्न से निपटने के मामले में उदारतावादी थीसिस की क्षमताओं पर भी सवाल खड़ा हुआ। एक प्रकार से पार्थ चटर्जी का हस्तक्षेप और मार्क्सवाद की जो बेचैनियाँ हैं वो बढ़ी इस डिबेट में। फिर फोर्थ डिबेट आती है, ये रजनी कोठारी व नई सेकुलर राजनीति के प्रस्ताव के से रिलेटेड है। तो वरिष्ठ राजनीतिक शास्त्री रजनी कोठारी आपातकाल से लेकर 1994 तक के सिख विरोधी हत्याकांड तक की 10 साल की अवधि में पनपी सांप्रदायिकता के कारणों का विश्लेषण करते करते अपने सेकुलरवाद संबंधी तजवीज़ों पर पहुंचे। कोठारी ने कहा कि भारत आज उसी नशे में चूर है जिसे कभी मार्क्स ने जनता की अफीम करार दिया। मार्क्स क्या कहते हैं कि ओपियम इज रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस, तो ये ओपियम हो चुका है और भारत की जनता है वो नशे में चोर है, धर्म के नशे में चोर है। कोठारी की मानता थी कि इस देश की प्रकृति मूलतः ना तो धार्मिक है और ना ही सेकुलर, फिर भी भारत पर धार्मिक राजनीति का असर भरपूर दिख रहा है। उन्हें यह बात विडम्बनापूर्ण लगी कि मुसलमान और ईसाई तो संयम से काम कर रहे हैं, पर धर्मशास्त्री अर्थों में गैर धार्मिक समझे जाने वाले हिंदू समुदायों ने धर्म के आधार पर गोलबंदी को स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो उनका मानना था बेसिकली कि जो मुसलमान एवं ईसाई हैं तो संयम से काम कर रहे हैं, पर जो धर्मशास्त्रीय अर्थों में गैर धार्मिक समझे जाने वाले हिंदू समुदायों ने धर्म के आधार पर गोलबंदी को स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया और धर्म के आधार पर एक प्रकार से एकजुट हो रहे हैं, पोलराइजेशन हो रहा है। कोठारी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भारतीय सेकुलरवाद इस समय तकनीक शाही और प्रबंधकीय राज्य, चुनाव आधारित लोकतंत्र के कारण आए बहुसंख्यकवाद, कठोर राज्य की अवधारणा और राज्य की संस्था के सांप्रदायिकरण के कारण संतात में है। हालात धार्मिक ध्रुवीकरण के अनुकूल हो गए। तो 1984 के बाद एक प्रकार से जो रिलीजियस पोलराइजेशन है वो चरम पर था और बीजेपी जैसी पार्टियों के आ जाने से एक प्रकार से जो रिलीजन के आधार पर जो पोलराइजेशन होता है बहुत ही तीव्र गति से बढ़ा। तो ऐसा कहा जाता है कि राम मंदिर मुद्दे पर सवार होकर बीजेपी ने अपने जो वोट बैंक है बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए और आज भी वो एक प्रकार से उस पर काम कर रही। तो भारत में आपके पास राजनीति करने के केवल दो ही एक प्रकार से मुद्दे हो सकते हैं। एक तो आप कमंडल पकड़ लीजिए, कमंडल इन द सेंस कि आप धर्म पकड़ लीजिए, या तो आप एक मंडल पकड़ लीजिए, मंडल इन द सेंस कि आप आरक्षण की राजनीति करिए। तो दो ही राजनीति भारत में, मंडल और कमंडल, 1990 का दशक था में प्रसिद्ध थी कि आप धर्म के आधार पर या तो आप लोगों को एक प्रकार से आकर्षित कर सकते हैं या कमंडल की राजनीति कीजिए। भारत में दो ही प्रकार की राजनीति 1990 के दशक से की जा रही है और अभी भी उसी का एक प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, उसी प्रकार की राजनीति को देख सकते हैं। चलिए यहाँ से हमारा ये धर्म का चैप्टर समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।